शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी के 45 अनुपयोगी कानून अब खत्म होंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल यूपी के 45 अनुपयोगी कानूनों को अब योगी आदित्यनाथ सरकार खत्म करने वाली है। इन कानूनों को लेकर काफी जद्दोजहद हुई, जिसके बाद कई विभागों ने ये फैसला लिया है, जिसमें तय किया गया है कि यूपी सरकार 45 अनुपयोगी कानूनों को खत्म करेगी। विभागों में 105 में से 45 कानूनों को खत्म करने पर रजामंदी बन गई है। आपको बता दें कि ऊर्जा, आवास और शहरी विकास, सिंचाई, कृषि, वन, खाद्य और रसद विभाग ने ये फैसला लिया है। अगली खबर यूपी के देवरिया से है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने देवरिया में जनसभा को संबोधित किया, साथ ही 126 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। देवरिया में सलेमपुर के बंगर बाजार में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसान मेले का उद्घाटन किया, साथ ही 126 करोड़ 56 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने 261 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 लेन सड़क का निर्माण करवाने की घोषणा भी की, जो बलिया और पड़ोसी राज्य को आपस में जोड़ेगी। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार में विकास की गंगा बह रही है और आने वाले 25 सालों तक जनता की बदौलत बीजेपी सत्ता पर कायम रहेगी। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य विरोधियों पर भी निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि एसपी और बीएसपी के राज में यूपी में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और बजट का केवल 15% ही जनता तक पहुंच पाता था। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी वैज्ञानिकों का अपमान करने का आरोप लगाया। मौर्य ने कहा कि जनता अखिलेश यादव को आगामी चुनाव में जवाब देगी। सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहना चाहिए। केशव प्रसाद डिप्टी सीएम जरूर बन गया है, लेकिन मैं अपने आप को कार्यकर्ता ही मानता हूं और कोई भी जिले के अंदर में जाता हूं, यह बात बहुत स्पष्टता से कहा हूं और आज भी कह रहा। मेरा सम्मान उसी में है जिसमें मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, मेरे पार्टी के पदाधिकारियों का सम्मान है, मेरे जनप्रतिनिधियों का सम्मान है, मेरे जनता जनार्दन का सम्मान। इसलिए इसमें उसको आना ही पड़ेगा और आना ही चाहिए। मैं अपना सौभाग्य समझूंगा इस प्रकार के आयोजन में आप आना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अगली खबर यूपी के सोनभद्र से है। यूपी के सोनभद्र में समाजवादी पार्टी के खंड स्नातक एमएलसी चुनाव जीतने के बाद आशुतोष सिन्हा का देवरिया यूपी के सोनभद्र की जनता ने जोरदार स्वागत किया। समाजवादी पार्टी से खंड स्नातक एमएलसी चुनाव जीतने के बाद आशुतोष सिन्हा पहली बार सोनभद्र पहुंचे, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ओबरा में भी एमएलसी का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर आशुतोष सिन्हा ने कहा कि सोनभद्र की जनता से उन्हें बहुत प्यार मिला है। साथ ही उन्होंने आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की जीत का दर्ज भरा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 350 से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। इतना ऐतिहासिक सहयोग और प्यार मुझे मिला, जनप्रतिनिधि जो हमारे थे, आप लोगों का बहुत प्यार मिला और इस सहयोग की वजह से ये चुनाव समाजवादी पार्टी चुनाव जीत पाई। और आपको बता देना चाहते हैं क्योंकि जो शिक्षक हैं वो परेशान हैं, शिक्षा मित्र परेशान हैं, हमारे नौजवान साथी बेरोजगार होते जा रहे हैं, आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो हमारी जब गवर्नमेंट थी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने रोजगार दिया, सम्मानजनक मानदेय दिया, करीब 2 अरब रुपए मानदेय उन्होंने देने का काम किया, उनके खातों में गया। हमारे नेता ने बहुत ऐसे काम किए जो आज अधिवक्ताओं की बात अगर हम करें, मैं स्वयं अधिवक्ता भी हूँ, और अधिवक्ताओं की बात करें तो जितनी अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाएं, उनका दुर्घटना बीमा 50,000 से बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया। और जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं, तो जितनी बिल्डिंगें अधिवक्ता भवन बने उसमें बहुत नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी रहे। खबर यूपी के बागपत से है। बड़ौत में 17 दिनों से लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही सौगान के किसानों ने इनका साथ दिया है, समर्थन किया है।
किसानों और सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में राज्यों में भी किसान धरने पर लगातार बैठ रहे हैं। बागपत के बड़ौत में भी किसान धरना दे रहे हैं, जिन्हें चौगाम के किसानों का भी समर्थन मिला है। चौगाम के किसान सैकड़ों ट्रैक्टरों पर सवार होकर बड़ौत पहुंचे और किसान आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। आपको बता दें कि बड़ौत में पिछले 17 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अलग से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। किसान का कहना है कि जब तक सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर में धरना चलेगा, तब तक बड़ौत के किसान भी धरने पर लगातार बैठे रहेंगे। खबर यूपी के बागपत से है। यूपी के बागपत में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की गई। यूपी में पंचायत चुनाव नजदीक है, ऐसे में पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। लिहाजा सोनभद्र में भी पुलिस ने भ्रमण और निरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके बाद पुलिस लाइन चौक स्थित सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में एडीजी, सीओ समेत इंस्पेक्टरों के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर सभी को सतर्क रहने और कार्य प्रणाली में सुधार के आदेश दिए। बैठक के दौरान एडीजी ने मिशन शक्ति को लेकर भी जानकारी दी और महिलाओं की शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के आदेश दिए। साथ ही बदमाशों पर शिकंजा कसने की भी बात कही। एडीजी ने पुलिस कार्यालय में बनाए गए महिला प्रकोष्ठ, विशेष जांच प्रकोष्ठ का भी मुआयना लिया। नारकोटिक्स के बारे में मैंने कहा कि यहाँ जो शिकायत आती है कि अभी नारकोटिक्स इसमें का काफ़ी धंधा होता रहता है, उसमें भी जो कुछ कार्रवाइयाँ, अच्छी कार्रवाई हैं लास्ट ईयर हुई, अच्छी रिकवरियाँ भी हुई, आपा पीढ़ी जो रिकवर हुई, उन सारे केसेज में मैंने कहा है गैंगस्टर और फिट एनडीपीएस की कार्रवाई होनी चाहिए और उनका भी संपत्ति का जब्तीकरण। ये कुछ टारगेट मैंने दिए हैं और मुझे विश्वास है कि अच्छी कार्रवाई होगी। लेकिन एक साथ लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन शक्ति अभियान चल। खबर यूपी के भदोही से है। यूपी के भदोही में बिना परमिशन के अंबेडकर की मूर्ति लगाई। इस मामले को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। भदोही में ग्राम समाज की जमीन पर बिना इजाजत के बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर गांव में तनाव के हालात पैदा हो गए हैं। मामला औरी थाना इलाके के उमराह गांव का है, जहां एक कार्यक्रम का आयोजन कर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी गई है, जिसके बाद गांव में तनाव के हालात पैदा हो गए थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने मूर्ति स्थापित करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। लेखपाल के माध्यम से जानकारी हुई कि ग्राम उमराह की ग्राम सभा की सुरक्षित जमीन पर ग्राम के कुछ सदस्यों द्वारा, जिसमें ग्राम प्रधान भी सम्मिलित हैं, उनके द्वारा कल रात में नींव खोद के बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को बिना किसी अनुमति किए और ग्राम सभा के भूमि पर स्थापित कर दिया गया, जिसको लेकर वहाँ पर आक्रोश था, शांति भंग की आशंका थी। और मौके पर मैं और प्रभारी निरीक्षक औराई श्रीकांत राय जी मौके पर पहुँचे और वहाँ पे जितने लोग थे उनसे पूछताछ के दौरान पता लगा कि इनके द्वारा यहाँ पर शांति भंग करने का प्रयास किया गया है। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है। यूपी के फिरोजाबाद में युवती ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। फिरोजाबाद से एक युवती की आत्महत्या की खबर सामने आ रही है। मामला रामगढ़ थाना इलाके के नगला मिर्जा बड़ा का है। जिस वक्त युवती ने आत्महत्या की, उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। मामले की भनक लगते ही मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवती ने आत्महत्या क्यों की, इस बात का खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सौरभ, ये कौन है तुम्हारी बहन? क्या हुआ क्या इससे? अभी
पता नहीं, मैं तो हम दो सवेरे काम पे लेके गए सही 7 बजे, हमें कुछ मैंने भी नहीं कहा है, वो कहना हम आए हवाले देगी फांसी लगा लीजिए। किसी ने बताया था क्या? कहा ने हमें बताई ना, भाई तो मम्मी कह रही फांसी लगा लीजिए, कहना फांसी। कोई परेशानी थी क्या उसको? मतलब परेशानी, कोई परेशानी नहीं थी, मतलब कि पड़ती है क्या ये? खबर यूपी के बहराइच से है। यूपी के बहराइच में 520 ग्राम चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 520 ग्राम नाजायज चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गोलवा घाट के पास चेकिंग के दौरान युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने युवक पर एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया है। मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी नगर त्र्यंबक नाथ दुबे ने बताया कि गोलवा घाट के पास चेकिंग के दौरान एक युवक को 520 ग्राम नाजायज चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि युवक पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि अभियुक्त पर अभियोग पंजीकृत कर उसे न्यायालय रवाना कर दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। के पास पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के क्रम में एक व्यक्ति 520 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम अलाउ थाना पुत्तीलाल निवासी जड़ौरा थाना हरदी बहराइच है, जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली देहात में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करके माननीय न्यायालय रवाना किया गया। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है। यूपी के फिरोजाबाद में प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं गांव के लोग। जोनपाई में हरे रंग का पानी पीने को मिल रहा है गांव के लोगों को। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में गांव के लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि प्रदूषित पानी पीने से बीमारियां फैल रही हैं और प्रदूषित पानी पीने से 4 महीने पहले एक बच्ची की मौत हो गई थी। फिरोजाबाद के राजा का ताल इलाके के पास जोनपाई गांव में समरसेबल में से निकल रहे हरे रंग के पानी को देखकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि यह किस तरह का पानी है और इसे लोग कैसे पी रहे होंगे। दरअसल यह पूरा मामला जोनपाई गांव का है, जहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस हरे रंग के पानी को पीने के लिए मजबूर है, क्योंकि जिस घर में भी अगर समरसेबल चलाया जाता है उसमें से निकलता है यह हरे कलर का पानी और इससे ही लोग बर्तनों में भरकर अपने घर ले जाते हैं। कुछ लोग सक्षम हैं परिवार से तो वह खरीद कर पानी भी पी रहे हैं, क्योंकि यह इलाका नगर निगम की सीमा में नहीं है। इसीलिए यहाँ के बाशिंदे जमीन के नीचे समरसेबल लगाकर पानी का दोहन कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जमीन के नीचे भी प्रदूषित पानी हो गया है, क्योंकि आसपास के कारखानों से केमिकल युक्त पानी निकलकर जमीन में समा जाता है और वह समरसेबल के माध्यम से उनके घरों में पहुंच जाता है। जब हमने इस बारे में गांव वालों से बातचीत की तो उनका कहना था कि लगभग 1 साल से अधिक हो गया कि इसी तरह का पानी पी रहे हैं वो लोग, क्योंकि यहाँ आसपास कई कांच की फैक्ट्रियां हैं, उसकी वजह से भी केमिकल युक्त पानी भी आ रहा होगा। फिलहाल मूल पानी लावत है राजस्थान से। बच्चा बीमार रह जाता है, बच्चा बीमार रह जाते हैं, खरीदना पड़ रहा है बड़े पैसे। हाँ, रोज पानी मूल आता है मन से राजस्थान से। कब से परेशानी है? कब से परेशानी है? साल भर से ज्यादा आ गई। एक बच्ची पहले 6 महीने पहले खत्म हो चुकी थी इसी पानी से। क्यों वो बेचारे बाजार से नहीं खरीद सकते? हर आदमी बाजार से नहीं खरीद सकता पानी को। तो क्या कारण क्या है, ऐसा पानी क्यों आ रहा है? तो पता लगा कुछ आप लोगों ने? कारण का ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन हुआ था कुछ दिन पहले, जब ज़्यादा लॉकडाउन था, फैक्ट्रियाँ बंद थी, तब पानी फ्रेश हो गया था, लेकिन फिर चालू होने से फिर ऐसा हो गया। इसलिए फैक्ट्री की वजह, जैसे फैक्ट्री आपके पीछे में देख रहा हूँ, तो इस फैक्ट्री में वजह से हो सकता है फैक्ट्री वैसे ही हो रहा होगा, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था जब फैक्ट्री बंद थी तो पानी फ्रेश हो गया था, और जैसे ही पानी जो फैक्ट्री चालू हो गई है पानी फिर। सर, एक जौनपई गांव का मामला है, राजा के ताल के पास का। वहाँ सर एक दूषित पानी आ रहा है ग्रीन कलर का, गांव वाले काफी परेशान। सर, क्या पूरा मामला है आपके नजर में आया? सर कि यहाँ का प्रकरण संज्ञान में आने पर यहाँ का जो है वो सर्वे करवाया गया और मतलब 8 जगह से वाटर सैंपल लिए गए। 8 जगह से वाटर सैंपल लेके केंद्रीय प्रयोगशाला लखनऊ में 5 दिसंबर को परीक्षण हेतु भेज दिया गया है।
फिलहाल ग्रामीणों की शिकायत पर जल निगम के एक्सीएन में पानी का सैंपल तो लेकर जांच के लिए लखनऊ भेज दिया है, लेकिन अभी तक इस दूषित पानी की परीक्षण रिपोर्ट ही नहीं आई है। लेकिन उनका यह कहना है कि यह सब वहां चल रही फैक्ट्रियों की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो फैक्ट्री से गांव दूर है वहां पानी बिल्कुल ही शुद्ध आ रहा है। खबर यूपी के बुलंदशहर से है। यूपी के बुलंदशहर में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्षों से खास बातचीत की गई। छात्रों में बढ़ते गुस्से पर जताई चिंता। हाल ही में बुलंदशहर से एक खबर सामने आई थी जिसने सबको हैरान कर दिया था। दरअसल एक 10वीं के छात्र ने मामूली सी बात पर अपने सहपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद छात्रों में बढ़ते गुस्से को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता भी मामले का जायजा लेने के लिए बुलंदशहर पहुंचे थे। इस दौरान विशेष गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन गिरे। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में कुछ बीते दिनों पहले ही एक विद्यालय में अपने ही सहपाठी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी पर आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता जी। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं और किस तरीके की गाइडलाइनों को विद्यालय में शिक्षकों को और उनके मैनेजमेंट को दिए गए हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या पूरा मामला है और क्या जानकारी है। जो सूरजभान सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में जो घटना हुई है 2 बच्चों के बीच में गोली चली थी, एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो इसको बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले को जहां आपराधिक घटना के दृष्टिकोण से अलग जाकर उन मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों को समझना पड़ेगा कि जिन परिस्थितियों में ये घटना हुई है। हम सभी जान रहे हैं कि कोविड काल है, कोविड काल में 7-8 महीने से स्कूल बंद है, प्लेग्राउंड बंद है, टीचर से संवाद नहीं हो रहा, डिबेट नहीं हो रही, वाद विवाद प्रतियोगिताएं नहीं हो रही, खेल नहीं हो रही, तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो सब ऑनलाइन हो रही है। तो यहाँ भी जो घटनाएं हुई हैं वो परिस्थितिवश हुई है। ऐसा नहीं है कि बच्चा घर से आग्नेयास्त्र लाया था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके पीछे भाव ये भी होगा कि मैं डराऊंगा, धमकाऊंगा, या शिक्षक के साथ जो भी बात हुई थी मैं उसको डराऊंगा, धमकाऊंगा, ताकि एक ऐसा मेरा रुतबा कायम हो सके ताकि मुझसे कुछ ना कह सके। क्योंकि बच्चे इस समय रफ हैंड हैं बिल्कुल, और वो 8-10 महीने बच्चों में भूलने की आदत बहुत है कि हमने क्या संस्कार सिखाए थे, क्या अनुशासन सिखाया था। तो इसके लिए ये एक प्लान हम तैयार कर रहे हैं और उस प्लान के अंतर्गत काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। ये माँ बाप को भी एक प्रकार की अपील है कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें। तो इसलिए जो स्कूल की सीख है, जो परिवार की सीख है, वो कुछ कमज़ोर पड़ने लगी है। तो इसलिए हमें अपने संस्थाओं को बेहतर करने के लिए परिवार को भी बेहतर करना पड़ेगा, सीख देनी पड़ेगी और स्कूलों में भी इस प्रकार के क्लासेस काउंसलिंग के चलाने पड़ेंगे ताकि ऐसे बच्चों को हम ठीक प्रकार से सीख दे सकें और बच्चे उसी अनुशासन में लौट सकें जिसमें हमने 10 महीने पहले उनको पढ़ाना शुरू किया। तो ये एक प्लान उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का है जिसमें काउंसलिंग महत्वपूर्ण है, प्रशासनिक स्तर पर भी और विद्यालय के स्तर पर भी, ताकि हम सब मिलकर बच्चों के अच्छे भविष्य को तैयार कर सकें। कहे थे हमारे साथ बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता जी। साफ तौर पर कहना है कि बच्चों का और पेरेंट्स का और उनके साथ साथ अध्यापकों का भी सीधा संवाद होना चाहिए और जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी करके और विद्यालयों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बुलंदशहर से AB स्टार न्यूज़ के लिए नितिन गुप्ता। इसी के साथ अभी के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।